गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चंद्रगुप्त और कौटिल्य के संबंध में पढ़ा। आज की कक्षा में हम लोग अशोक के संबंध में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 43। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक एक महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। यानी भारत की सीमाएं बहुत दूर तक थी। कहां तक? मध्य एशिया तक। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली कि उसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर होना चाहिए और कलिंग कैसे स्वतंत्र रह सकता है। तो उसने कलिंग को जीतने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए। यह बात उसने मन में ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। बहुत भारी संख्या में जनसंहार हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया कि युद्ध के अतिरिक्त भी और क्षेत्र हैं, जीवन के क्षेत्र हैं, जहां हम अपने कार्य कर सकते हैं। लड़ाई से लोगों को ना जीतकर उनके दिलों को जीतना सबसे बड़ी बात होती है। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए थे और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया। उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ किया। किसके बारे में बात की जा रही है? बौद्ध धर्म के बारे में। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। यह उसका हृदय परिवर्तन कब हुआ? कलिंग का जो संहार हुआ, नरसंहार हुआ, उसके पश्चात, जब उस पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हावी हुई, जब उसने महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। जो मैंने पहले कहा कि लोगों को डराकर, उनकी हत्याएं करके उन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर लोगों पर विजय प्राप्त करनी है तो उनके दिलों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि लोग स्वतः हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। अधीनता कहने का ये मतलब नहीं कि हमारे नौकर बन जाएं, हमारे अधीन हो जाएं, हमारी बातों को सुने, हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, किंतु डराकर नहीं, धमकाकर नहीं, उनकी हत्याएं करके नहीं, अपने प्रेम से, अपने कर्म से उनके दिलों को जीतकर। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, किसी पर भी हिंसा ना हो, उसमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो।
युद्ध से कभी भी मन की शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कब प्राप्त हो सकती है? जब चारों तरफ सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे भारत आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह इसके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर, हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे पूरी सूचना देते थे, बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय में और जहां भी हो, वह लोक हित के लिए आवश्यक काम करेगा। यानी उसने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दे दिया कि जन कल्याण हमेशा होता रहना चाहिए, एक भी कार्य कहीं अटकना नहीं चाहिए और उसकी पूरी जानकारी, बराबर सूचना उसे प्राप्त होती रहनी चाहिए। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक महात्मा बुद्ध को बहुत कट्टरता से पालन कर, उनकी शिक्षाओं का बहुत कट्टरता से पालन करता था, किंतु उसने दूसरे धर्मों के प्रति कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई। वह उन्हें अपने तरीके से जीने और रहने का पूरा मौका देता था, उनका बराबर आदर और उन्हें महत्व देता था। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों के बनाने में मदद के लिए विदेशी कामगारों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई पड़ती है। यानी जो भी ये विदेशी कलाकार थे उन्होंने बनाया, किंतु भारतीयता की छाप उसमें स्पष्ट देखने को मिलती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिसने इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिसमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। बोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। उसके शुरू के जो कर्म थे, उसके बाद के जो कर्म थे, उनको उसने अपने बाद के कर्मों से धो दिया। उसको चंडासुर तक कहा जाता था, किंतु उसने ऐसे कुछ कर्म किए, ऐसे काम किए, जिससे उसने लोगों के हृदय को जीत लिया। यह परिवर्तन उसमें कब आया? कलिंग पर जो उसने विजय प्राप्त की और उसमें जो जनसंहार हुआ, उसके बाद से उसमें परिवर्तन प्रारंभ हुआ और उसने लोगों के दिलों को जीतने की प्रयास किया और लोगों को शांति और सुख से जीवन जीने की उनकी जो महत्ता है, उसकी जो आवश्यकता है, उस पर विशेष बल दिया। तो आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय पूर्ण रूप से पूरा हुआ। अगली कक्षा में हम लोग युगों का दौर प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं युगों का दौर।